सभी को प्रणाम। अभी शेयर कर लेने की, रुक जाइए। भैया आप हटाओ तो मैं शेयर करूँ। सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक पांच प्राण पांच देव। इसके लेखक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। इस पुस्तक में उन्होंने प्राण शक्ति जो विद्युत के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है उसके विषय में बताया है। और अभी जो कल हमने पढ़ा उसके अंतर्गत उन्होंने अन्य जीवों में ये विद्युत शक्ति किस तरह से रहती है और किस तरह से वो अन्य जीव जैसे मछलियां हैं, जुगनू है, किस तरह से वो स्वयं प्रकाशित होते हैं या उस विद्युत शक्ति से वो अपनी रक्षा करते हैं। और कई बार ये विद्युत शक्ति जो मछलियों में बताई उसमें किस तरह से ये पानी तक में करंट पैदा करती है और उससे लोगों को कई बार अ, मतलब जैसे उससे उसका उनको नुकसान भी हो। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे पढ़ते हैं। विश्वव्यापी विद्युत चुंबक से कौन कितना लाभ उठा ले, यह उस प्राणी की शरीर रचना एवं चुंबकीय क्षमता पर निर्भर है। अभी तक गुरुदेव ने बताया कि जो हमारे शरीर में विद्युत होती है वो कैसे काम करती है। अब गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो विश्वव्यापी ब्रह्मांड में जो विद्युत चुंबक है यानी प्राण तत्व है उससे कौन कितना लाभ उठा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्राणी की शरीर रचना कैसी है या उसकी अपनी चुंबकीय क्षमता कितनी है। कितने ही पक्षी ऋतु परिवर्तन के लिए झुंड बनाकर सहस्त्रों मील की लंबी उड़ानें भरते हैं। वे धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पहुंचते हैं। उनकी उड़ानें प्राय रात को होती है। उस समय प्रकाश जैसी कोई सुविधा भी उन्हें नहीं मिलती। यह कार्य उनकी अंतःचेतना पृथ्वी के इर्द गिर्द फैले हुए चुंबकीय घेरे में चल रही हलचलों के आधार पर ही पूरा करती है। इस धारा के सहारे वे इस तरह उड़ते हैं मानो किसी सुनिश्चित सड़क पर चल रहे हैं। अब ना उनके पास कोई गैजेट्स है, ना उनके पास कोई जीपीएस है, ना कोई वो माइलस्टोन्स पढ़ सकते हैं। फिर भी ऋतु परिवर्तन के समय कितने जो जाड़े में आप देखते हैं ना, ये जितनी भी हमारी बर्ड सैंक्चुरीज होती हैं वहां पर ठंडे प्रदेशों से कितने पक्षी जो हैं उड़ करके कई लंबी दूरी तय करके सहस्त्रों मील की यात्रा दूरी करके पूरी करके वो आते हैं। और फिर जब गर्मी आती है तो वो वापस चले जाते हैं। अब कैसे वो डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है कि अब हमें आना चाहिए, अब जाना चाहिए। मतलब ऋतु का जो परिवर्तन है उसको वो भाप लेते हैं। फिर उड़ान जो करते हैं वो रात में करते हैं। तो उस समय उनको कोई उनको मतलब कैसे उनको दिखाई पड़ता होगा कि किधर जाना है। तो ये कार्य जो है वो जो पृथ्वी के चारों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंतर्गत जो हलचलें हो रही हैं उससे उनकी अंतर चेतना को कुछ गाइडेंस मिलती है।
इस धारा के सहारे वे इस तरह उड़ते हैं मानो किसी सुनिश्चित सड़क पर चल रहे हैं। टरमाइन कीड़े अपने घरों का प्रवेश द्वार सदा निर्धारित दिशा में ही बनाते हैं। समुद्री तूफान आने से पहले ही समुद्री बतख आकाश में उड़कर तूफानी क्षेत्र से पहले ही बहुत दूर निकल जाती है। चमगादड़ अंधेरी रात में आंख के सहारे नहीं, अपनी शरीर विद्युत के सहारे ही जानकारी प्राप्त करते हैं और पतले धागों से बचकर उपयोगी रास्ते पर उड़ते हैं। मेंढक मरे और जिंदे शिकार का भेद अपनी शारीरिक विद्युत के सहारे ही जान पाता है। मरी और जीवित मक्खियों का ढेर सामने लगा देने पर वह मरी छोड़ता और जीवित खाता चला जाएगा। उल्लू की शिकार दबोचने की क्षमता उसकी आंखों पर नहीं, विद्युत संस्थान पर निर्भर रहती है। सांप समीपवर्ती प्राणियों के शरीरों के तापमान का अंतर समझता है और अपने रुचिकर प्राणी को ही पकड़ता है। भुनगों की आंखें नहीं होती, वे अपना काम विशेष फोटो सेलों से बनाते हैं। अपने युग में अनेक वैज्ञानिक यंत्र प्राणियों की अद्भुत विशेषताओं को छानबीन यहाँ करने पे फोटो सेलो से क्या तात्पर्य हुआ? फोटो सेल जो फोटो सेल्स जो होती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ये प्रकाश के कारण प्रकाश के कारण ये चार्ज होती हैं। और ये जो प्रकाश के कारण चार्ज होती हैं, तो प्रकाश को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे तमाम सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, तो और सोलर पैनल में भी यही काम अपने होता है। रेटिना में भी ये होती है ना। अपने रेटिना में भी यही काम होता है। इसमें रॉड्स और कोन दो तरह के सेल्स होती हैं। एक तो सफेद और काले में अंतर करती हैं, वो रॉड्स होती हैं। और जो कोन होते हैं वो अलग अलग तरह के कलर पहचानते हैं। तो अपने रेटिना में भी ये इस तरह की सेल्स होती हैं जो प्रकाश को ग्रहण करके, तो प्रकाश की मात्रा कितनी है, जैसे आप 20 वाट के बल्ब और 40 वाट के बल्ब में भी अंतर कर पाओगे ना, कि प्रकाश कम है कि ज्यादा है। 40 वाट की ट्यूबलाइट 40 वाट के बल्ब में अंतर है, उसका प्रकाश पीला है, ट्यूबलाइट का प्रकाश सफेद है। ये सब अंतर जो है, ये हमारी आंख के अंदर फोटो सेल्स होती हैं, रॉड के फॉर्म में और कोन्स के फॉर्म में। तो जो रॉड होती हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रकाश का अंतर समझती हैं, और जो कोन्स होती हैं, कोन सेल्स, वो अलग अलग कलर्स को भी पहचानती हैं। तो हमारी आंखें हजारों तरह के कलर्स, कई लाल रंग के तमाम शेड पहचान लें, पीले रंग के तमाम शेड पहचान लें। नहीं, डॉक्टर साहब वो एक्सप्लेन करिए कि वो कैसे इमेज को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट उसमें करंट में कन्वर्ट करती है। हाँ। तब वो तब मस्तिष्क वो में जाके इमेज बनती है ना। जी जी, पहले वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश को वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती हैं। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के सहारे चल करके और ब्रेन तक जाता है, ब्रेन में वो फोटो बनती है। और ये इतना बड़ा प्रोसेस जो है, वो सेकंड से भी कम समय के अंदर सब कुछ और अरे होता है। अरे बहुत कम, माइक्रो मतलब इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस हो रहा है ना। इंस्टेंटेनियस, तत्काल। आपने इमेज, हाँ, इमेज देखी तो वो इमेज जो है वो जा करके वहां कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल सेल में, फिर मस्तिष्क में जाकर वापस इमेज में कन्वर्ट हो रही है। और फोटो ये सब फोटो आपको बनती पता है। थोड़ी ना चल रहा है। और बल्कि दोनों आंखों की इमेज अलग अलग बन के एक दूसरे के ऊपर वो सुपर सुपर इम्पोज इम्पोज होती होती हैं। है। यस। सुपर इम्पोज होने से फायदा ये होता है कि हमें वस्तु से अपनी आंख के बीच की दूरी का भी अंदाज हो जाता है। हम्म। जैसे मंसूर अली खां पटौदी एक आंख से ही खेलते थे क्रिकेट, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। उनको बॉल दिखाई तो देती थी, लेकिन बहुत जल्दी आउट हो जाते थे, क्योंकि वो ना कैच बॉल नहीं की कर स्पीड पाता। समझ पाते थे और ना ही लोकेशन। जब दोनों आंखों की इमेजेस को सुपर इम्पोज किया जाता है, तब हम वस्तु का सही सही आकलन कर पाते हैं, वो हमसे कितनी दूर है और वो किस दिशा में रखी है, कितनी मोटी कितनी पतली है। ठीक है। फोटो सेल का मतलब जो प्रकाश को अपने अंदर लेकर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर दे। 3 डायमेंशनल बस। है ना, मोटा और वो पता ना, मतलब 3 डायमेंशनल इमेज बनी ना। अपने युग में अनेक वैज्ञानिक यंत्र प्राणियों की अद्भुत विशेषताओं को छानबीन करने के उपरांत
उन्हीं सिद्धांतों के सहारे बनाए गए हैं। वैज्ञानिक यंत्र जो है इसी आधार पर बनाए गए हैं। प्राणियों में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति ही उनके जीवन निर्वाह के आधार बनती है। इंद्रिय शक्ति कम होने पर भी उसी के सहारे सुविधा पूर्वक समय गुजारते हैं। योग साधनाओं का एक उद्देश्य उस चेतना विद्युत शक्ति का अभिवर्धन करना है। यहाँ पे आप ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग साधना, जो योग आजकल जनमानस में प्रचलित हो गया है कि हम ये आसन कर लेते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है, इतना नहीं है। मात्र योग साधनाओं का एक उद्देश्य उस चेतना विद्युत शक्ति का अभिवर्धन करना है। इसे मनोबल, प्राणबल और आत्मबल भी कहते हैं। संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के रूप में देखे जाते हैं। आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी जनसंपर्क गतिविधियों को निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं। विशेषतया काम सेवन संबंधी संपर्क से बचाव इसी आधार पर किया जाता है। मतलब पहले भी बात हो चुकी, ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंस क्या है, इस विद्युत शक्ति को कंजर्व करना, इसको खर्च होने से बचाना। अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति को उपयोगी दिशा में ही नियोजित करने के लिए सुरक्षित रखा जा सके और उसका क्षुद्र मनोरंजन के लिए अपव्यय ना होने पाए। अध्यात्म शास्त्र में प्राण विद्या का एक स्वतंत्र प्रकरण एवं विधान है। इसके आधार पर साधना रत होकर मनुष्य इस प्राप्त विद्युत की जितनी अधिक मात्रा अपने में संग्रह कर सकता है कि उस आधार पर अपना ही नहीं अन्य अनेकों का भी उद्धार कर सके। तो स्वार्थ नहीं, अगर हम बढ़ाने का क्रम भी कर रहे हैं, चाहे योग साधना से करें चाहे जैसे करें, तो उसमें उसको संग्रह करना है और उसको नियोजित करना है, और इस तरह से नियोजित करना है कि और लोगों का भी उसमें लाभ हो सके। हम लोग आ रहे मेन, जो हमारा पुस्तक का मेन विषय है, 5 प्राण 5 शक्ति धाराएं। अब गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, यूं प्राण तत्व एक है, पर प्राणी के शरीर में उसकी क्रियाशीलता के आधार पर, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी के आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। शरीर के प्रमुख अवयव मांसपेशियों से बने हैं, पर संगठन की भिन्नता के कारण उनके आकार प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। इसी आधार पर उनका नामकरण एवं विवेचन भी पृथक पृथक होता है। मानवीय काया में प्राण शक्ति को भी विभिन्न उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। गुरुदेव ने उदाहरण दिया, जैसे कई मांसपेशियां होती हैं पर संगठन की भिन्नता से उनके आकार प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। जैसे स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कॉन्शियसली जब हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है तब वो काम करती हैं, जैसे हाथ की मसल्स, पैर की मसल्स। तो जब आपको लगेगा कि मुझे ये चीज उठानी है तो ये मैसेज जाएगा, तब आपके हाथ उठेंगे, उंगलियों की मसल्स काम करेंगी और आप वो पेंसिल उठा पाएंगे, पेन उठा पाएंगे। इस तरह से जब लगेगा कि मुझे चल के वहां तक जाना है तो वो मैसेज ब्रेन में गया, फिर वो पैरों तक गया, फिर हमारी वहां की पैरों की स्केलेटल मसल्स काम करती हैं। तो और जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमेशा काम करती रहती है, वो सबकॉन्शियस ब्रेन से चलती हैं। जैसे रेस्पिरेशन की मसल्स हैं, लंग्स की मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, आंतों की मसल्स हैं, ये सब जो है अपना काम बराबर करती रहती हैं। तो इनको इसीलिए 2 कैटेगरीज में भिन्न भिन्न बनाया गया है। अब इसी तरह से प्राण की भी जो फंक्शन है वो अलग अलग है, उसके उत्तरदायित्व अलग अलग है। इसलिए मानवीय काया में प्राण शक्ति को भी विभिन्न उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण भी अलग अलग है और गुण धर्म की भिन्नता भी बताई जाती है। उस पृथकता के मूल में एकता विद्यमान है। प्राण अनेक नहीं है, उसके विभिन्न प्रयोजनों में व्यवहार पद्धति ही पृथक है, उसके फंक्शंस अलग अलग है, प्रयोजन अलग अलग है। बिजली एक है पर उसके व्यवहार विभिन्न यंत्रों में भिन्न प्रकार के होते हैं। बिजली तो एक ही है
पर हीटर से वो गर्मी देती है, कूलर में ठंडक देती है, और आप बल्ब जलाएंगे, ट्यूबलाइट जलाएंगे तो प्रकाश देती है। हीटर, कूलर, पंखा, प्रकाश, पिसाई आदि करते समय उसकी शक्ति एवं प्रकृति भिन्न लगती है। उपयोग और प्रयोजन को देखते हुए भिन्नता अनुभव की जा सकती है। तो भी जानने वाले जानते हैं कि ये सब एक ही विद्युत शक्ति के बहुमुखी क्रियाकलाप है। प्राण शक्ति के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। शास्त्रकारों ने उसे कई भागों में विभाजित किया है, कई नाम दिए हैं और कई तरह से व्याख्या की है। उसका औचित्य होते हुए भी इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं कि प्राण तत्व कितने ही प्रकार का है और उन प्रकारों में भिन्नता एवं विसंगति है। इस प्राण विस्तार को भी एकोहम बहुश्यामी का एक स्फुरण कहा जा सकता है। तो बेसिकली प्राण एक है और उनके काम के हिसाब से किस किस मतलब वो किस प्रयोजन में काम आ रहे हैं, उसके अनुसार उनके अंदर अलग अलग उनके नाम दिए गए। मानव शरीर में प्राण को 10 भागों में विभक्त किया गया। इसमें 5 प्राण और 5 उप प्राण है। प्राण में कोश इन्हीं 10 के सम्मिश्रण से बनता है। 5 मुख्य प्राण है: अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान। उप प्राणों को नाम दिया गया देवदत्त, कृकल, कूर्म, नाग और धनंजय। शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या क्या कार्य हैं, इसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार किया गया है। अपान, अपन यति प्रक्रेषण मलम निस्सार यति अपकर्षति च शक्तिम इति अपानः। जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति से संपन्न है वह अपान है। मल, मूत्र, स्वेद, कफ, रज, वीर आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं इसी अपान प्राण के बल से संपन्न होती हैं। डॉक्टर साहब आप इसको ऐड करेंगे कुछ? शरीर से बाहर जो भी चीजें निकलती हैं वो अपान प्राण के द्वारा निकलती हैं। अपान प्राण के द्वारा मुख्यतः गुदा मार्ग से मल निकलने की क्रिया, और इसीलिए जो फ्लैटस पास करते हैं हम लोग, जो टट्टी के रास्ते से वायु निकलती है उसे शुद्ध हिंदी में अपान वायु कहते हैं। अपान प्राण के द्वारा निकाली जाती है, इसलिए अपान वायु। बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से तो वो भी अपान प्राण उसमें खर्च होता है। तो भ्रूण का प्रसव, मल मूत्र, जो पसीना निकलता है, कफ कफ निकलता है, रज और वीर्य निकलता है, ये सब क्रियाएं जो शरीर से बाहर निकलने की हैं ये अपान प्राण के द्वारा होती है। अब संस्कृत है, आप ही पढ़िए इसको। रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इति समानः। समान प्राण जो है उसके काम क्या है? जो रसों को ठीक तरह यथा स्थान ले जाता और वितरित करता है वो समान प्राण है। अब रस क्या है ये समझना पड़ेगा। जब आप भोजन करते हैं तो मुख से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है, दांत उसको पचाते हैं, लार मिलती है, उसके बाद वो आमाशय में जाता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, आगे चलता है छोटी आंत में, तो उसमें बाइल और पैंक्रियाटिक जूसेस सब मिलते हैं और धीरे धीरे भोजन का पाचन होता है। इस भोजन का पाचन होने के बाद जो रस बनता है जो कि आंतों की दीवार के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाता है, तो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता है। जो खाना पच गया उसका रस बन गया, जूस बन गया, वो आंतों की दीवार से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है और ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में उसका वितरण होता है। तो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता है समान प्राण और उसको वितरित करता है, यह समान प्राण है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रखना इसी का काम है। पातंजलि योग सूत्र के पाद 3 सूत्र 40 में कहा गया है समान जयात ज्वलनम, अर्थात समान प्राण के द्वारा शरीर की ऊर्जा एवं सक्रियता ज्वलंत रखी जाती है, क्योंकि
हमारे शरीर को जो ऊर्जा और सक्रियता मिलती है वो हमारे भोजन के पाचन से ही मिलती है। ये सब काम समान प्राण के हैं। तीसरा आता है प्राण। प्रकर्षेण आनयति प्रकर्षेण या बलम ददाति आकर्षति शक्तिम स प्राण। प्राण नामक एक जो प्राण का प्रकार है, ये श्वास और आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल का संचार करता है, वह प्राण है। और शब्दोच्चार में प्रायः इसी की प्रमुखता रहती है। आप जो शब्द बोलते हैं उसमें भी आपके लंग्स फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम ऊपर उठता है, पेट पिचकता है, तो आपके शरीर से वायु निकलती है फेफड़े के द्वारा। ये वायु फेफड़े में से निकल करके और ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया में गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है। तो फेफड़े से बाहर निकलती हुई हवा जब वॉइस बॉक्स में लैरिंग्स में दो वोकल कॉर्ड होते हैं, ये दो वोकल कॉर्ड्स में कंपन पैदा करती है। तो कंपन जो है उस समय हमारे ओंठ, दांत, तालू, जीभ, इन सब की पोजीशन क्या है इसके अनुसार तय होता है कि वो जो कंपन हुआ वोकल कॉर्ड में उससे कौन सा अक्षर पैदा होगा। मान लीजिए प फ ब भ म बोलना है तो हमारे ओंठ मिले रहेंगे, है ना, ओष्ठव्य। और कंठ से बोले जाते क ख ग घ, ये कंठ से। इसी तरह से तमाम जो अक्षर हैं वो हमारे स्वर जो यंत्र है लैरिंग्स वॉइस बॉक्स उससे निकलता है। लेकिन इसमें फेफड़े से बाहर निकलती हुई हवा इंपॉर्टेंट होती है। अतः ये प्राण नाम का जो प्राण है वो इसमें अपना मुख्य रोल अदा करता है। तो शब्दोच्चार में प्रायः इसी प्राण की प्रमुखता रहती है। श्वास को, आहार को खींचता है, शरीर में बल का संचार करता है, वह प्राण है। चौथा है उदान। उन्नयति यह उदयानयति व तदुदान, वह उदान प्राण है। जो शरीर को उठाए रहे, कड़क रखे, गिरने न दे, वह उदान है। ये बात आपको, अगर किसी बेहोश आदमी को आप उठाएंगे तो वो आपको बहुत भारी प्रतीत होगा। वो भारी इसलिए प्रतीत होगा क्योंकि उसमें उदान प्राण उस समय बहुत शांत है, वो उसके शरीर को कड़क नहीं रख रहा है। एक जिंदा आदमी को आप उठाएं, चाहे वो 50 किलो का हो, और वही 50 किलो का वजन अगर आप एक मरी हुई लाश उठाएंगे तो आपको बहुत भारी प्रतीत होगी, क्योंकि उसमें उदान प्राण नहीं है, वो शरीर को कड़क नहीं रख पा रहा है। पांचवा होता है व्यान। ये व्यान प्राण जो, जी कुछ नहीं, कुछ ये व्यान प्राण जो है, व्यापनोति शरीरम यह सव्यानः, जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है। व्यापनोति मतलब व्याप्त है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में है जो व्यान प्राण, वही व्यान है। जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है वो व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर्मन की स्व संचालित शारीरिक गतिविधियां इसी के द्वारा संपन्न होती है। इसको व्यान प्राण कहते हैं। इस समय प्रथम प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन स्थान चाहती है। इस तत्व की ध्यानावस्था में अनुभूति पीले रंग की होती है और षट चक्र वेदन की प्रक्रिया में यह अनाहत चक्र को प्रभावित करता पाया जाता है। तो जो 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों का गुरुदेव अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। तो जो प्रथम प्राण है उसको जिन्होंने प्राण नाम दिया है, तो जो प्राण है ये श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन स्थान छाती है और इस तत्व की ध्यानावस्था में अनुभूति पीले रंग की होती है। षट चक्र वेदन की प्रक्रिया में यह अनाहत चक्र को प्रभावित करता पाया जाता है। द्वितीय प्राण है अपान। इसका कार्य शरीर के विभिन्न भागों से निकलने वाले मलों का निष्कासन और इसका स्थान है गुदा। यह नारंगी रंग की आभा में अनुभव किया जाता है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। तीसरा प्राण है समान। ये समान प्राण अन्न से लेकर के रस, रक्त और तप्त धातुओं, सप्त धातुओं का परिपाक करता है और स्थान इसका है नाभि, हरे रंग की आभा वाला। जी, परिपाक मतलब परिपाक करना होता है, मतलब उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाना। अच्छा। मतलब जो सप्त धातुएं होती हैं उनको परिपक्व करना, मैच्योर होने में मदद देना। जैसे एक छोटा बच्चा
बड़ा तो हो जाता है 12-13 साल में, ये लेकिन तप्त धातु नहीं होगी, सप्त धातु हाँ, होगी। सप्त धातु, वो मिसप्रिंट हो गया है, सप्त धातु है। हम्म, तो तीसरा जो समान प्राण है, ये अन्न से लेकर रस, रक्त और सप्त धातुओं का परिपाक करता है, मतलब उनको मैच्योर करने में हेल्प करता है। इसका स्थान है नाभि, हरे रंग की आभा वाला, और मणिपुर चक्र से संबंधित इसे बताया गया है। चौथा है उदान प्राण। उदान प्राण का कार्य है आकर्षण, ग्रहण करना, अन्न, जल, श्वास, शिक्षा आदि जो कुछ भी बाहर से ग्रहण किया जाता है, वह ग्रहण प्रक्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। निद्रावस्था तथा मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना इसी का काम है। इसका स्थान है कंठ, इसका रंग बैंगनी तथा चक्र है विशुद्ध, विशुद्धि चक्र। पांचवा है व्यान प्राण। इसका कार्य रक्त आदि का संचार, स्थानांतरण। इसका स्थान है संपूर्ण शरीर, क्योंकि जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है वो व्यान है। इसका रंग गुलाबी और चक्र है स्वादिष्ठान। पांच उपप्राण इन्हीं पांच प्रमुख प्राणों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्टरों के साथ उनके सेक्रेटरी रहते हैं। गुरुदेव ने इसको एक जगह पे जहां पे लिखा है प्राणों के संदर्भ में, वहां पे उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अमेरिका में देखा होगा जहां पे चक्रवात आते हैं, चक्रवात तूफान आते हैं, तो वो चक्रवात तूफान की शुरुआत जमीन पे तो एक बहुत छोटे घेरे के रूप में होती है, लेकिन वो घेरे धीरे धीरे चौड़े होते जाते हैं और ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं तो बवंडर का रूप ले लेते हैं और बहुत चौड़े व्यास का, बहुत चौड़े डायमीटर का घेरा बनाते हैं। तो जो जो चक्रवात नीचे जमीन पे बहुत पतला सा है, एक छोटा सा घेरा है, वो धीरे धीरे चौड़ा होता होता ऊपर जा करके बहुत चौड़ा हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि इन पांच उप प्राणों को इसी तरह से आप समझें कि ये जो पांच उप प्राण है ये अलग नहीं है, ये पांच प्रमुख प्राणों के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे किसी प्रमुख व्यक्ति के या मिनिस्टर के साथ उसका एक असिस्टेंट या सेक्रेटरी चलता रहता है। पांच उप प्राण इन्हीं पांच प्रमुखों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्ट्रियों के साथ सेक्रेटरी रहते हैं। प्राण के साथ नाग उपप्राण, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ क्रकल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा वायु जिसे हम फ्लैटस कहते हैं जो टट्टी के रास्ते से निकलती है, ये नाग का कार्य है। कूर्म का नेत्रों के क्रियाकलाप, क्रकल का भूख प्यास, देवदत्त का जमाई यॉर्निंग करना, अंगड़ाई, धनंजय का हर अवयव की सफाई जैसे कार्यों का उत्तरदायी बताया गया है। पर वस्तुतः इतने छोटे कार्यों तक ही सीमित नहीं है। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में उनका पूरा योगदान रहता है। जैसे गुरुदेव ने कहा कि जो प्रमुख प्राण है वो मिनिस्टर के हैं, मिनिस्टर की तरह से समझिए, तो उनके साथ उनका सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी क्या करता है? मिनिस्टर के काम का ब्यौरा रखता है। 25 तारीख को कहाँ कहाँ जाना है ये उसके सेक्रेटरी को पता है, डायरी में नोट है। तो वही उप प्राण क्या करते हैं? जो प्रमुख प्राण हैं उनके कार्य को, उनकी प्रक्रिया को वो सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं और उनके उसमें सुव्यवस्था में उनका योगदान रहता है। इस प्राण और उपप्राणों के भेद को और भी अच्छी तरह समझना हो तो तन्मात्राओं और ज्ञानेंद्रियों के संबंध पर गौर करना चाहिए। तन्मात्राएं और ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? जो पांच तत्व हैं, उन पांच तत्वों का जब ज्ञानेंद्रियों से संपर्क होता है, संसर्ग होता है, तो उसकी जो अनुभूति होती है वो तन्मात्रा कहलाती है। जैसे रूप जो है वो अग्नि तत्व की तन्मात्रा है। वो अग्नि तत्व नेत्रों के द्वारा जाना जा सकता है, अग्नि तत्व की तन्मात्रा है रूप, वो नेत्रों के द्वारा। तो अग्नि तत्व की जो ज्ञानेंद्रिय है वो आंख है। शब्द तत्व को ग्रहण करने के लिए कान, रूप तत्व की अनुभूति के लिए नेत्र और रस के लिए जिह्वा, गंध के लिए नाक और स्पर्श के लिए जो कार्य त्वचा करती है, उसी प्रकार प्राण तत्व द्वारा विनिर्मित सूक्ष्म संभूतियों को स्थूल अनुभूतियों में प्रयुक्त करने का कार्य यह उप प्राण संपादित करते हैं। तो जो प्राण तत्व हैं, पांच प्रमुख प्राण हैं,
तो उनके द्वारा विनिर्मित सूक्ष्म संभूतियों को स्थूल अनुभूतियों में प्रयुक्त करने का काम ये उपप्राण करते हैं। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह वर्गीकरण मात्र वस्तु स्थिति को समझने और समझाने के उद्देश्य से ही किया गया है। अलग अलग आकृति प्रकृति के 10 व्यक्तियों की तरह इन्हें 10 सत्ताएं नहीं समझना चाहिए, नहीं मान बैठना चाहिए। एक ही व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर, अगर एक ही व्यक्ति, मान लीजिए वो पिता भी है, वो किसी स्कूल में टीचर भी है, और जब वो रास्ते में लौट रहा है किसी से उसका झगड़ा हो गया तो वो शत्रु और मित्र की तरह से भी बिहेव कर रहा है, अपनी पत्नी के लिए वो पति भी है। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति विभिन्न अवसरों पर पिता, पुत्र, भाई, मित्र, शत्रु, सुषुप्त, जागृत, मलिन, स्वच्छ स्थितियों में देखा जा सकता है। लगभग उसी प्रकार का यह वर्गीकरण भी समझा जाए। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर समझेंगे आगे। 5 प्राण 5 देह। ओम हम शांति। तो फ्राइडे है, फिर तो महिमा दीदी लेंगी क्लास। अच्छा, कल का आज की क्लास चर्चा महिमा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्ञान। ठीक है। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।